हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2023 के लिए एग्जाम एनालिसिस वीडियो। और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे हम लोग 10 जनवरी के तीसरे और चौथे शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जिनका भी एग्जाम हो गया वो फटाफट अपना आंसर मिलाते चलेंगे, और जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है दोस्तों, आने वाले दिनों में है, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस वीडियो, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग हर एक प्रश्न के साथ जानेंगे। ठीक है, जिससे आपके पेपर में हूबहू प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो ये रहा पहला सवाल, पहली बार रेडियो प्रसारण कहाँ से हुआ था? या फिर कुछ इस प्रकार से प्रश्न तैयार किया गया था कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कहाँ प्रसारित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर था जून 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब ने देश में पहली बार प्रसारण किया। दोस्तों ये भी पॉइंट याद रखना है कि 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बन गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले परीक्षाओं के लिए। अगला सवाल है, इंडिया ग्रैंड प्रिक्स फॉर एथलेटिक्स 2022 कहाँ पर आयोजित हुई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर था भुवनेश्वर में। ध्यान रखेंगे कि जो ग्रैंड प्रिक्स 3 हुआ था ये भी भुवनेश्वर में ही आयोजन किया गया था। 24 मई को इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर एथलेटिक्स 2022 का आयोजन किया गया। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि मार्च 2022 में इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज किसने लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर था दोस्तों केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा मार्च 2022 में इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज लॉन्च किया गया था। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी जो है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री अभी वर्तमान में हैं। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया? तो सही उत्तर था गोवा। तो अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव 2022 जो दोस्तों हुआ था वो गोवा में मनाया गया था। दोस्तों यहाँ से और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे कि विदेश मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ साझेदारी में 3 से 6 दिसंबर 2022 तक गोवा में दोस्तों लूसोफोन महोत्सव मनाया गया। अगला सवाल पूछा गया था कि 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे? तो सही उत्तर था के श्रीकांत। के श्रीकांत के द्वारा दोस्तों कुल 38 रन फाइनल मुकाबले में बनाया गया था, जिससे भारत ने 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल जीता था। और ये पहली बार भारत वर्ल्ड कप जीता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, कुल फाइनल में 183 रन भारतीय टीम के द्वारा बनाया गया, जवाब में वेस्ट इंडीज 140 रन ही बना पाई। और इस प्रकार भारत 1983 में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। दोस्तों बात करें कि विकेट सबसे ज़्यादा किसने लिया था, तो मदन लाल और मोहिंदर अमरनाथ ने, दोनों ने 3-3 विकेट लिए थे। 1983 में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने थे फाइनल मुकाबले में? तो मोहिंदर अमरनाथ बने थे। अब बात करते हैं दोस्तों 2011 वर्ल्ड कप के बारे में, क्योंकि भारत दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता था 2011 में। अच्छा, पहली बार जब 1983 में भारत वर्ल्ड कप जीता था तो ये ध्यान रखेंगे कपिल देव कप्तान थे। ठीक है, लेकिन 2011 में जब भारत वर्ल्ड कप जीता तो महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। ठीक, देखिए दोस्तों 2011 फाइनल वर्ल्ड कप में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें भारत में सर्वाधिक रन की बात करें तो गौतम गंभीर ने कुल 97 रन फाइनल मुकाबले में बनाया था। श्रीलंका में बात करें महिला जयवर्धने ने 103 रन बनाए थे फाइनल में। 2011 में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे फाइनल मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी, और प्लेयर ऑफ द सीरीज युवराज सिंह बने थे 2011 के वर्ल्ड कप में। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि 2019 वर्ल्ड कप वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी किसने की? तो सही उत्तर था दोहा, कतर। तो 2019 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप मेज़बानी किसने किया? तो दोहा, कतर ने। देखिए दोस्तों 2022 से भी सवाल पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स में, तो ध्यान रखेंगे होस्ट सिटी है यूजिन और ऑर्गन। और दोस्तों बात करें 2023 में बुडापेस्ट और हंगरी। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो दोस्तों आपको पता है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उस समय भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी ये आपको बताना है। तो दोस्तों 72.7% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। राष्ट्रीय आय में इसका योग लगभग 56% था उस समय 1947 में। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया है?
आइए दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पूरी जानकारी ले लेते हैं और यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में अगर पूछा जाता है तो बिल्कुल इसी वीडियो से पूछा जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधायिका विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री पद ब्रिटेन से लिया गया। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों, और उपराष्ट्रपति को कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल पूछा गया है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य में किया जाता है और उसकी जननी कौन है? तो ध्यान रखेंगे केरल इसका सही उत्तर था। तो जिन छात्रों ने 3rd और 4th शिफ्ट में पेपर दिए हैं वो अपना फटाफट आंसर मिलाते चलेंगे, ठीक है। तो केरल में दोस्तों मोहिनी अट्टम नृत्य किया जाता है। देखिए, मोहिनी अट्टम से संबंधित कुछ खास व्यक्ति हैं: कल्याणी कुट्टी अम्मा, सुनंदा नायर, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, विजया लक्ष्मी, राधा दत्ता और रेमा श्रीकांत। अगला सवाल है, संविधान में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 154 इसका सही उत्तर था। तो संविधान में राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 154 में है। दोस्तों, अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करता है। अनुच्छेद 162 भाग 4 राज्य अनुच्छेद है 152 से 237 के बीच। अगला सवाल पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र या फिर H2SO4 का अन्य नाम क्या है करके ऐसा प्रश्न पूछा गया। चलिए हम दोनों प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है दोस्तों H2SO4, ध्यान रखेंगे। और इसका अन्य नाम की बात करें तो ऑयल ऑफ विट्रोल इसको बोला जाता है। ऑयल ऑफ विट्रोल बोला जाता है H2SO4 का दूसरा नाम। देखिए, HCl का अगर आपसे पूछ लिया जाए अन्य नाम तो म्यूरेटिक एसिड याद रखेंगे। HNO3 का पूछे तो एक्वा फ्रोटिस याद रखेंगे और स्पिरिट ऑफ नाइटर भी ध्यान में रखेंगे, HNO3 को बोला जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? तो दोस्तों, रेशेदार फसल के कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आने वाले पेपर में अगर पूछा जाता है तो आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, रेशेदार फसलें जिनसे कागज, वस्त्र, रस्सी इत्यादि बनाई जाती हैं, जैसे कपास, जूट के नाफ, सन, भांग और पटसन प्रसिद्ध रेशे वाली फसलों में से हैं। ध्यान रखेंगे, रेशेदार फसल कपास, जूट, केनाफ, सन, भांग और पटसन है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि 3 तलाक कब हटाया गया? तो दोस्तों, काफ़ी चर्चे में रहा था 3 तलाक का नियम। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न तो बनना एकदम लाजमी था और प्रश्न बना भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को दिए गए बहुमत के फैसले में एक बार में 3 तलाक को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए तलाक की प्रथा को रद्द कर दिया। मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 3 बार तलाक बोलकर दिए गए तत्काल तलाक को शून्य और अवैध घोषित करता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, 3 तलाक कब हटाया गया था, ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? तो 7000 वर्ष पहले हुआ था। रेशम बनाने के तकनीक का आविष्कार चीन में सबसे पहले हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, 7000 वर्ष पहले। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि भारत में काम के बदले भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों, काम के बदले भोजन कार्यक्रम की शुरुआत भारत में 1977-78 में की गई थी। अप्रैल 1977 की बात करें और 1980 तक चला था 5वां पंचवर्षीय योजना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस कार्यक्रम को 6ठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया था। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि चूना पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में कौन करता है? तो सही उत्तर था सीमेंट इंडस्ट्री। तो चूना पत्थर का दोस्तों उपयोग कच्चे माल के रूप में सीमेंट इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है। चूना पत्थर चुनने जिसका फॉर्मूला होता है CaO का एक स्रोत है जिसका उपयोग इस्पात निर्माण, खनन, कागज उत्पादन, जल उपचार और शोधन और प्लास्टिक उत्पादन में किया जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों कि टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस मंत्री के द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर था वैष्णो, अश्विनी वैष्णो। 3 मार्च 2022 को टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन अश्विनी वैष्णो जो कि केंद्रीय मंत्री इनके द्वारा किया गया था। दोस्तों, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे और संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णो, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा 3 और 4 मार्च 2022 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। सवाल है कि दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? तो इसका सही उत्तर था श्री विनय कुमार सक्सेना बने हैं दिल्ली का नए उपराज्यपाल। दोस्तों बात करते हैं कुछ और हम लोग उपराज्यपाल और राज्यपाल से प्रश्न। तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड की बात करें तो DK जोशी बन गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। चंडीगढ़ की बात करें तो श्री बनवारी लाल पुरोहित एडमिनिस्टर हैं। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के श्री प्रफुल्ल पटेल एडमिनिस्टर हैं। दिल्ली के NCT श्री विनय कुमार सक्सेना भी हम लोग बात कर चुके हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यहाँ से प्रश्न आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो श्री मनोज सिन्हा हो जाएंगे। लक्षद्वीप के श्री प्रफुल्ल पटेल हो जाएंगे। पुडुचेरी का तमिलिसाई सौंदरराजन हो जाएंगी और लद्दाख श्री राधा कृष्ण माथुर। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो दोस्तों अस्पृश्यता का अंत से अनुच्छेद 17 का संबंध है। तो आर्टिकल से सवाल आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल को हम लोग फटाफट देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता की बात बोली गई है। आर्टिकल 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। 16 अनुच्छेद में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 18 अनुच्छेद में है उपाधियों का अंत। और बात करें दोस्तों इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 19 के ए में बोलने की आज़ादी है। 19 के बी में सभा की आज़ादी है। अनुच्छेद 19 का सी में संघ बनाने की आज़ादी है। आगे अनुच्छेद 19 का डी दिख रहा है, पूरे देश में आने जाने की आज़ादी 19 का डी में है। और 19 का ई में दोस्तों पूरे देश में बसने या फिर रहने की आज़ादी है। अनुच्छेद 19 के जी में बात करें तो कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी है। और 19 का एफ में दोस्तों दिया गया संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह प्रश्न तो बार बार पेपर में देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था समुद्रगुप्त। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। आइए कुछ और शासक के बारे में जान लेते हैं फटाफट। तो फिरोज तुगलक को एल्फिंस्टन व हेनरी इलियट ने इसे सल्तनत युग का अकबर बोला था। फिरोज शाह तुगलक को श्रीगुप्त इसने महाराज की उपाधि धारण की थी जो कि सामंतों की होती थी। चंद्रगुप्त इसने महाराजाधीर की उपाधि धारण की। और आगे बात करें दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, तो विक्रमादित्य, विक्रमांक व परम भागवत की उपाधि इन्होंने धारण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था और बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने इसे शेर खान की उपाधि दी थी। देखिए दोस्तों चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह की उपाधि धारण किया था जिसका नाम था पहले फरीद नाम था, फिर उसको बिहार के सूबेदार खान लोहानी ने शेर खान का उपाधि दिया और अंत में जब चौसा का युद्ध हुमायूं को हरा दिया तो शेरशाह उपाधि धारण कर लिया। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद में है? तो सही उत्तर था 324 अनुच्छेद में है। भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के 2 के अधीन भारत के राष्ट्रपति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्तियां दी गई हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो यह प्रश्न बार बार आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे। 1875 इसका सही उत्तर था। 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। डेट भी आपको ध्यान रखना है, 10 अप्रैल 1875 में। देखिए दोस्तों राजा राम मोहन रॉय जो है ब्रह्म मैनिकल मैगजीन, ब्रह्म समाज, संवाद कॉमेडी, मिरात उल अखबार, एक ईश्वरवाद का उपहार, बंगदूत जैसे समाचार पत्रों का संपादन प्रकाशन किया था किसने? राजा राममोहन रॉय ने। सती प्रथा का अंत गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा का उन्मूलन किया, जिसमें खास प्रयास इन्होंने किया था राजा राम मोहन रॉय। ध्यान रखेंगे दोस्तों। भारत में नियमित जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है? तो इसका सही उत्तर था दोस्तों 10 वर्ष के नियमित अंतराल पे भारत में जनगणना की जाती है। तो सही उत्तर था 10 वर्ष। देखिए 2011 में जो जनगणना हुआ था, लास्ट जनगणना यही 2011 में हुआ है, ये 15वीं जनगणना है, ठीक है।
और 16वीं जनगणना जो अब होगी वो 16वीं जनगणना होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सवाल पूछा गया था कि असम में कामाख्या माता मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो सही उत्तर था अम्बुबाची मेला। किस महीना में? तो जून के महीना में अम्बुबाची मेला असम में कामाख्या मंदिर में लगाया जाता है मेला, अम्बुबाची मेला, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया कि किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया, या फिर कुछ आवास से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। देखिए दोस्तों, इंदिरा आवास योजना जो था प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के द्वारा 1985 में लाया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 जून 2015 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास प्रदान करने का लक्ष्य भी यही योजना रखती है। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना अब दिसंबर 2024 तक चलेगी, यानी कि इसको बढ़ा के कर दिया गया है 2024 तक। राजीव आवास योजना भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियों से मुक्ति दिलाने और गरीबों को अपना घर का सपना पूरा कराने में सहायता के लिए 2 जून 2011 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। नाम रखा गया था राजीव आवास योजना। अगला सवाल पूछा गया कि सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी का उपाधि धारण किया था। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि ई कृष्णा अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है दोस्तों। ई कृष्ण अय्यर 1966 को मिला था इनको पद्मश्री अवार्ड, ये भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल पूछा गया था कि संगीत नाटक अकेदमी फेलोशिप अकेडमी रत्न 2018 में भरतनाट्यम में किसे दिया गया? तो दोस्तों ऐसे करंट अफेयर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। के कल्याण सुंदरम पिल्लई भरतनाट्यम के क्षेत्र में इनको दिया गया था। क्या दिया गया था दोस्तों? तो ये संगीत नाटक अकेदमी फेलोशिप अकेडमी रत्न 2018, ध्यान रखेंगे दोस्तों। जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। सोनल मानसिंह इंडियन क्लासिकल डांसर हैं। भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी नृत्य इनको पता था सोनल मानसिंह को। जतिन गोस्वामी सतरिया डांस और म्यूजिक। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड अकादमिक पुरस्कार 2018 42 जनों को दिया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2018 32 कलाकारों को दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो किस रंग का पाउडर बनता है? तो बिल्कुल आसान सवाल दोस्तों, यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है, तो सही उत्तर था सफ़ेद। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है MgO। तो जब मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का पाउडर बनता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि सिलेंट्रेटा संघ का जंतु कौन सा है? तो कोरल, हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश, ये सारे सिलेंट्रेटा संघ में आते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया था कि मासिक धर्म पे मनाए जाने वाले पर्व का नाम क्या है? तो उस पर्व को बोलते हैं रज्जो पर्व। क्या बोलते हैं दोस्तों? रज्जो पर्व बोलते हैं, जो कि ओडिशा में 14 जून को मनाया जाता है। मासिक धर्म पे मनाए जाने वाले त्यौहार का नाम है रज्जो पर्व, जो कि ओडिशा में मनाया जाता है। तो ये रहा आज का अंतिम सवाल कि जीडीपी किस पर आकलित किया जाता है? तो दोस्तों जीडीपी जो है सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं, उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात माइनस आयात, ये होता है आपका जीडीपी का फॉर्मूला। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसको एनएनपी बोलते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अगर फॉर्मूला की बात करें जिसको जीएनपी बोला जाता है, तो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित विशुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी का फॉर्मूला सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देख लेंगे दोस्तों, जिनका भी पेपर अभी आने वाले दिन में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरे शिफ्ट और चौथे शिफ्ट के सारे प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या एक्स्ट्रा फैक्ट आपको अच्छा लगा है? अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों, लाइक करेंगे और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब दोस्तों नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।